क्यों नहीं जुड़ रहे थे आप लोग? 3 बार लिंक भेजे। तीन बार लिंक भेजना पड़ा आप सभी को। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत समय लगा दिया, आज 3 बार लिंक भेजे हैं आप लोगों को। चलिए जल्दी जल्दी। सर जैसे आया है वैसे जुड़े हैं। अरे हम 3 बार भेजे, कहाँ जुड़े? लिंक अब आया है, तीनों लिंक एक साथ आया है। हाँ तो इसमें क्या करें, मेरी गलती नहीं है। जब देखें एक बार नहीं आप लोग आ रहे हैं तो दोबारा भेजे, दोबारा भी देखें इंतजार किए नहीं आए तो दोबारा भेजे, 3 बार भेजे। चलिए बगैर समय व्यर्थ किए चलिए सॉल्वेबिलिटी हो गया था, सॉल्वेबिलिटी हो गया था। अब इसमें लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। सॉल्वेबिलिटी लिख लिए थे, अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का शुरू में जनरल व्यवहार लिखाया गया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये सब है। थोड़ा सा उसी के अनुसार मॉडिफिकेशन कर देना है परिभाषा में, बाकी सब वैसे रहेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आपको लिखना है हेडिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन एफिनिटी। हेडिंग डाल लीजिए प्रोटॉन एफिनिटी। तो प्रोटॉन एफिनिटी में आपने जनरल सॉल्वेंट के केस में क्या लिखा था कि सॉल्वेंट का प्रोटॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वही उसकी प्रोटॉन एफिनिटी कहलाती है। तो यही चीज आप अमोनिया के केस में लिख दीजिए कि अमोनिया मॉलिक्यूल, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अमोनिया मॉलिक्यूल का प्रोटॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है इसी को कहते हैं प्रोटॉन एफिनिटी। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अमोनिया मॉलिक्यूल का प्रोटॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है इसी को कहते हैं प्रोटॉन एफिनिटी। तो नोट करें भैया, नोट करें, अफेक्शन ऑफ प्रोटॉन, अफेक्शन AFFECTION, अफेक्शन यानी अट्रैक्शन, स्नेह, अफेक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अमोनिया मॉलिक्यूल, अफेक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अमोनिया मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, अफेक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अमोनिया मॉलिक्यूल ऑफ liquid ammonia solvent is called its proton affinity, is called its proton affinity। इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, is called its proton affinity। तो ये आप पहले से जानते हैं, पहले आपने लिखा था सॉल्वेंट का प्रोटॉन के प्रति आकर्षण। अब चूंकि आप अमोनिया सॉल्वेंट पता है तो सीधे आप लिख रहे हैं लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अमोनिया मॉलिक्यूल का प्रोटॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं प्रोटॉन एफिनिटी। सही है भाई। अब अगले लाइन से नोट करें, अमोनिया हैज ग्रेटर टेंडेंसी, ammonia has greater tendency to pick up proton, ammonia has greater tendency to pick up PICKUP, pick up माने खींचना, pick up माने खींचना। ammonia has greater tendency to pick up proton from
वाटर मॉलिक्यूल, पिक अप प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो एक रिएक्शन ही लिख देंगे, यानी H2O की तुलना में अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए जब अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व प्रवाहित करते हैं तो वो अमोनियम में बदल जाता है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये डिसोसिएट होके क्या देता है, H प्लस और प्लस OH माइनस। अब जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें H प्लस लेने की एबिलिटी है और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, NH4 प्लस। अब इसको हम अगर ऐड कर दें तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 प्लस H2O और ये हो जाएगा इस आधार पर क्या हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये नोट कर लीजिए, अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर की तुलना में ज्यादा है, वाटर डिसोसिएट होकर के H प्लस और OH माइनस देता है और जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसके द्वारा दिए गए प्रोटॉन को यहाँ NH3 लिखेंगे और जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसके द्वारा दिए गए प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और इस तरह से अमोनिया को वाटर में डालने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब अगले लाइन से नोट करें, यानी यहाँ क्या पता चला इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से पता चला कि अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो वाटर से ज्यादा है और ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर से ज्यादा है। अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर से ज्यादा है, क्यों बताइए सर, बताएं। ज्ञानी जनों बताएं, अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर से ज्यादा है क्यों, हमने इसको समझाया था, जल्दी से बताइए। बोलो भैया, चलो आगे लिखो, कमेंट ही नहीं आ रहा तुम लोगों का, आगे लिखिए अगले लाइन से, ऑन द बेसिस ऑफ above proton acceptor, on the basis of above proton acceptor ACCEPTOR, on the basis of above प्रोटॉन, हाँ लोन पेयर के कारण, सही है प्राची दीदी सही कह रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, एबव प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, इट गिव फॉलोइंग रिएक्शन, इट गिव फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट डाल लीजिए और पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिटिक एसिड को लेकर। आप जानते हैं एसिटिक एसिड वाटर में वीक एसिड का काम करता है। वाटर में वीक एसिड का काम इसलिए करता है क्योंकि एसिटिक एसिड वाटर में वीकली डिसोसिएट होता है, इसलिए कम H+ देता है। यही एसिटिक एसिड जब लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में डाला जाता है तो लिक्विड अमोनिया में प्रोटॉन खींचने की एबिलिटी है, इसलिए वो उससे जबरदस्ती प्रोटॉन खींच लेता है। इस तरह से वही एसिटिक एसिड अमोनिया सॉल्वेंट में ज्यादा प्रोटॉन देने के कारण स्ट्रॉन्ग एसिड का व्यवहार करता है। यही आपको लिखना है, तो लिखिए पहला पॉइंट, एसिटिक एसिड act as acidic acid act as weak acid in water solvent but behave as strong acid in a liquid ammonia solvent, behave as strong acid in a liquid ammonia solvent। रिएक्शन लिख लीजिए,
एसिटिक एसिड H2O, ये क्या देगा? ये बना। और एसिटिक एसिड प्लस NH3 CH3CO माइनस प्लस NH2, ये रिएक्शन है। अब इसमें देखिए एसिटिक एसिड यहां पे वीक एसिड है, एसिटिक एसिड यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों कहा है? क्योंकि इस वाले केस में वीकली आयोनाइज्ड, नहीं दिखा, वीकली, इस वाले केस में वीकली आयोनाइज्ड, वीकली आयोनाइज्ड, और इस वाले केस में स्ट्रांगली आयोनाइज्ड, वीकली आयोनाइज्ड और स्ट्रांगली आयोनाइज्ड। यानी एसिटिक एसिड वाटर सॉल्वेंट में वीकली आयोनाइज होता है, कम H+ देता है, इसलिए वीक एसिड। वही एसिटिक एसिड जब वाटर सॉल्वेंट अमोनिया सॉल्वेंट में डालते हैं तो अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है, इसलिए वही एसिटिक एसिड उसमें स्ट्रॉन्गर एसिड का काम करता है। हो गया भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो तो लिख देना। अब दूसरा पॉइंट डालिए। ये पहला हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। यस सर, यस सर। चलिए अब इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल लिखाते हैं वो दूसरा एग्जाम्पल आपको पहले ही जनरल रिएक्शन में बता चुके हैं, एसिटामाइड और यूरिया को लेके। तो उसके लिए लिख लीजिए इसी में दूसरा पॉइंट, एसिटामाइड एंड यूरिया, एसिटामाइड एंड यूरिया आर बेसिक, एसिटामाइड एंड यूरिया आर बेसिक, यूरिया आर बेसिक इन aqueous solution, basic in aqueous solution, but shows acidic properties, acidic properties in a liquid ammonia solvent, in a liquid ammonia solvent। अब लिख लीजिए एसिटामाइड CH3CO NH2 प्लस H2O, ये क्या बनेगा? CH3CO NH3 प्लस प्लस OH माइनस, यूरिया NH2CO NH2 प्लस H2O, ये क्या बनेगा? NH2CO NH3 प्लस प्लस OH माइनस। इसी तरह से एसिटामाइड, अब लेकिन किसमें लेंगे? अमोनिया सॉल्वेंट, CH3CO NH माइनस प्लस NH4 प्लस, और दूसरे में CH3 NH2CO NH2 प्लस NH3, ये क्या बनेगा? NH2CO NH माइनस और प्लस
NH4 प्लस। इन सभी केस में क्या हो रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, H प्लस को दे रहा है। इसीलिए इन दोनों केस में क्या हो रहा है, एसिटामाइड इज एसिडिक, या ऐसे लिखे बोथ आर एसिडिक, और यहां बोथ आर बेसिक। उल्टा लिख दिया, ये बेसिक है और ये एसिडिक। ये रिएक्शन आपको, तो सर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को सॉल्वेंट के आधार पर कम ज्यादा किया जा सकता है जी। अगर उस सब्सटेंस को अलग अलग सॉल्वेंट में लेंगे तो उसका नेचर उसके प्रोटॉन लेने की एबिलिटी के आधार पर बदल जाएगा। राम स्वरूप सर बोलिए सर। एक में प्रोटॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा है तो खींचेगा जबरदस्ती, और एक में कम है, तो यही तो मेन बात है, यही तो मेन बात है कि प्रोटॉन एफिनिटी के आधार पर जो सब्सटेंस हैं उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बदल जाता है। अगर नहीं बदलता तो इतनी देर तक प्रोटॉन एफिनिटी हेडिंग के अंतर्गत क्यों चिल्लाना पड़ता, एक नई हेडिंग आपके लिए क्यों तैयार होता है एग्जाम के लिए। नोट हो गया, नोट हो गया भाई सभी का, नोट हो गया। आयुषी सिंह, आकांक्षा सिंह, मोनिका, समझ में आ गया पूरी बात। तो ये प्रोटॉन एफिनिटी आपको पहले ही बता दिए हैं। इसमें मेन आपको अगर अमोनिया के लिए कहा जाए तो अमोनिया को लेकर उसको एक्सप्लेन करिए, और जनरल कहा जाए तो आपको जनरल बताया ही गया है। तो ये हो गया। अब इसको हमें लग रहा मिटाना चाहिए, मिटा लें जी सर। जी सर मिटाला जाए। अब अगली हेडिंग डालिए, अमोनेशन रिएक्शन। अमोनेशन रिएक्शन, अमोनेशन रिएक्शन, अमोनेशन रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन लिखा गया है ये किससे मिलता है, अमोनेशन रिएक्शन को किस कैटेगरी में आप रखेंगे। 4 रिएक्शन जनरल में लिखाया गया है, तो अमोनेशन को किस कैटेगरी में रखेंगे, जल्दी से बताइए। अमोनेशन रिएक्शन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्वेशन रिएक्शन। तो बस वहां आपने लिखा था वह रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट के एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए, ऐसे रिएक्शन को सॉल्वेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसी को आप अमोनिया के केस में डिफाइन कर दीजिए, वह रिएक्शन जिसमें लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का अमोनिया मॉलिक्यूल एक या एक से अधिक अमोनिया मॉलिक्यूल सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं अमोनेशन रिएक्शन। चलिए लिखिए, द रिएक्शन इन विच the reaction in which one or more ammonia molecule, the reaction in which one or more ammonia molecule
ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, one or more ammonia molecule of liquid ammonia solvent get attached to solute species, get attached to solute species by any of the get attached to solute species by any of the chemical linkage, by any of the chemical linkage are called ammonation reaction, are called ammonation reaction, and the product obtained are known as ammoniate, product obtained are known as ammoniate। इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, यानी वह रिएक्शन, सर रिपीट कर दीजिए तो लिखिए फिर से, द रिएक्शन इन विच वन और मोर ammonia molecule of liquid ammonia solvent get attached to solute species by any of the chemical linkage are called ammonation reaction, and the product obtained are called ammoniate। इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। अब एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल CuSO4 प्लस 4NH3, अब ये क्या बन जाएगा, CuNH3 4 और SO4 और क्या हो सकता है, BF3 प्लस NH3, क्या हो जाएगा, BF3.NH3 और क्या हो जाएगा, SiF4 प्लस 2NH3, ये क्या हो जाएगा, SiF4.2NH3 हो गया भाई। सुशांतिका के यहां लग रहा है या तो नेट व्यवस्था अच्छा हो गया है और या जो है ये टंकी पे व्यवस्था कर ली है अपनी। क्यों सुशांतिका, तुम्हारे यहाँ ही नेट गड़बड़ रहता है तो टंकी पे लग रहा छपरा उपरा छा गया जी। सही है, बढ़िया है, टंकी पे बैठोगे तो बढ़िया हवा भी लगेगा वहां और माइंड भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी कंसंट्रेट रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हटने पे गिरने का डर रहता है। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, कितनी बार रिपीट कराएंगे लास्ट लाइन। लास्ट में बोले हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर नोन एज अमोनिएट, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर नोन एज अमोनिएट। देखो कहने के साथ इनका नेट प्रॉब्लम शुरू हो गया, जैसे कहे तैसे शुरू हुआ, अभी तक शुरू नहीं था। कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाओ तो वो याद आता है। तो ऐसे इनको है, नेट की समस्या नहीं है, इनको नेट का वहम हो गया है।
सुशांतिका को नेट का वहम हो गया है, वो सोचती रहती नेट हाय कि गया, हाय कि गया, ये सोचती रहती है। तब उनको महसूस हो जाता है कि नेट गया। नेट प्रॉब्लम रहता है, बट अब पता चल गया है कि क्या पता चल गया, नेट प्रॉब्लम रहता है, अब पता चल गया, क्या पता चल गया है? क्या पता चल गया? कोई जुगाड़ मिल गया क्या? हाँ, कहीं से लग रहा है वाईफाई का पासवर्ड मिल गया है, लग रहा है इनको। किसी से शेयर करने से दूर, अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। किसी से शेयर करने से, देखो कितना आध्यात्मिक बात कह रहे हैं कि अपना दुख किसी से कहने से थोड़े दूर होगा। ये बात सही है, देखो कितना आध्यात्मिक बात है कि दुख को किसी से शेयर नहीं करना है, अपने आप उसको इम्प्रूव करना है। चलो लिखो। हाँ देखिए ये कैसे है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये इस फॉर्म में कैसे आया, ये हो गया Cu NH3 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 स्क्वायर ब्रैकेट पे 2 + चार्ज प्लस सल्फेट। ये वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है, यानी इसमें कौन सा लिंकेज हुआ है? चलो लिखो, लिखो, इस सब पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। हमारा भी तो सब मजा लेते थे कि जब तक जो है नेट वो नहीं लगवाए थे, ब्रॉडबैंड सही नहीं आ रहा है, सही नहीं आ रहा, तो हम भी अपना किसी तरह से काम चलाते थे। आप देखो जब लगवा लिए हैं तब सही हुआ है, तो ऐसे धीरे धीरे सही हो जाएगा। जीवन संघर्ष है। तो इसमें कोऑर्डिनेट बाउंड है, किस वाले में? ये चाहे तो बगल में इस तरह से स्ट्रक्चर नोट कर ले। इसको आप जानते ही हैं, ये किस तरह से है, ये है BF3 और ये है NH3। देखिए बी के विन्यास को अगर आप निकालेंगे, या BF3 का आप संस्करण पढ़ चुके हैं, BF3 का जो 2pz ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है। इस 2pz ऑर्बिटल में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, इसकी बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का अगर हम विन्यास लिखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। अगर हम एक्साइटेड का विन्यास सीधे लिखें तो ये मिलेगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d z2 0 3d x2 - y2 0 3d xy 0 3d yz 0 और 3d zx 0। ये विन्यास होगा, आप जानते हैं। अब अगर हम Si4 बनाएं तो इसी में अगर हम Si4 लिख दें, SiF4 में क्या होगा, एक F यहां जुड़ जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और एक यहां जुड़ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से SiF4 तो बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या ध्यान देना है कि SiF4 में इस मॉलिक्यूल में सिलिकॉन के पास देखिए 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इन वैकेंट डी ऑर्बिटलों में ये क्या करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ लेगा।
और इस तरह से अब इसमें क्या बन गया, अब बन गया SiF4.2NH3। देखिए भाई सब स्ट्रक्चर बता दिए कैसे कैसे बना। पहला वाला कैसे बना वो ऊपर है, दूसरा वाला कैसे बना ये बगल में लिख दिए हैं। कैसे बना, बी के पास वैकेंट 2pz ऑर्बिटल है, इस वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में अमोनिया के नाइट्रोजन से लोन पेयर ले लेता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद SiF4 मॉलिक्यूल की बात करें, ये बना हुआ है। तो SiF4 में आपको पहले बताए कि SiF4 की बात करें तो सिलिकॉन के पास 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इन वैकेंट डी ऑर्बिटलों में क्या कर सकता है, अमोनिया से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 4 क्या है कोवैलेंट और 2 कोऑर्डिनेट। देख लीजिए भाई समझ में आया, कुछ पूछना है इसमें, देखिए कुछ पूछना है। आया सर, और किसी को कोई समस्या? तो ये हो गया आपका अमोनेशन रिएक्शन। हाँ एक चीज एक और, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आप लिख सकते हैं, मिटा लें इसको, नीचे दिख नहीं रहा है सर, नीचे ये कोवैलेंट लिखा है, इधर कोऑर्डिनेट लिखा है। 4 बॉन्ड कोवैलेंट है F के साथ कोवैलेंट बॉन्ड और दोनों अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपको केवल समझाने के लिए बताए हैं, आपको एग्जांपल में डायरेक्ट यही दे देना है। जैसे आप पूछते कैसे कैसे जुड़ा, तो इसलिए हमने इसको बता दिया विस्तार से। अब 2 केवल और लिख लीजिए इसमें, एक रिएक्शन और आप किसके आधार पर लिख लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर लिख लें। अब जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल NH और ये वाटर मॉलिक्यूल, इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल, अब देखिए ये इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये अब जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी अगर अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में वाटर को डालें तो लिक्विड अमोनिया में वाटर डाल रहे हैं, इसलिए लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट होगा, वाटर सॉल्यूट होगा। और ये दोनों आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी संभव है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, H2O प्लस NH3 NH3, ये क्या हो जाएगा H2O और NH3। अगर इसको N मॉलिक्यूल करें तो ये बाहर हो जाएगा 2N। इस तरह से आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए, ये अमोनेशन रिएक्शन हो गया। हो गया भाई, नोट हो गया। एग्जाम हो, हम लोग तुम लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं, परेशान ना होकर बतियाओ, खूब बतियाओ, हम जुगाड़ बना रहे हैं टेस्ट कैसे होगा। और टेस्ट का नंबर सबके डैडी के पास पोस्ट होगा, एकदम टेंशन न लो बिल्कुल। टेस्ट का नंबर, टेस्ट लेने से पहले सबके डैडी का नंबर हमें चाहिए। 3 पार्ट, 2 दूसरा चल रहा है, 1 पार्ट और पढ़ाने के बाद टेस्ट लेंगे और उसके बाद नंबर सीधे डैडी के पास जाएगा। बताएंगे कि आपका जो सुपुत्र है क्या कर रहा है। नोट हो गया, बताओ, पंचायत ना करो।
नोट हो गया? हाँ हो गया। चलिए अब अमोनेशन रिएक्शन आपको अच्छी तरह से आ गया। साइड हो जाए, चलो अमोनेशन रिएक्शन हो गया। अब अगली हेडिंग रहेगी इसमें अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस 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 किस रिएक्शन से मैच करता है? अमोनोलिसिस किस रिएक्शन से मैच करता है? बताइए भैया। साल्वोलिसिस। बस हो गया, इसको कुछ याद नहीं करना है, अगर मन से पढ़ लीजिए सब याद बना रहेगा। तो क्या लिखेंगे? वह रिएक्शन जिसमें लिक्विड अमोनिया का अमोनिया मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाए और चाहे केटानिक पार्ट या एनानिक पार्ट या दोनों सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। लिखिए लिखिए द रिएक्शन इन विच ammonia molecule the reaction in which ammonia molecule of liquid ammonia solvent split into split into two part and either cationic part or anionic part, either cationic part or anionic part or both get attached to solute species are called ammonolysis reaction। इसको इन्वर्टेड काउंट लिख लीजिए। और थोड़ा सा इसमें एक चीज और समझना है कि इस रिएक्शन में एक तो ये है ही है कि जो लिक्विड अमोनिया है वो दो भाग में टूटा रहता है, NH4 प्लस NH4 प्लस और NH2 माइनस। तो चाहे किसी से अमोनियम वाला भाग जुड़ जाएगा और चाहे किसी से एमाइड NH2 वाला जुड़ जाएगा, ये तो है ही है। इसके साथ इसमें एक चीज और पाया गया कि इसमें सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल भी टूट करके अलग अलग रेडिकल देता है। जैसे ये है सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल, अब इसमें केवल एक टूटा तो आप जान रहे हैं क्या मिलेगा? NH2 ग्रुप बनेगा। रिप्लेसमेंट होता है इसमें रेडिकल के रूप में भी। अगर इसमें दो वियोजित हुआ तो क्या बनेगा? NH बनेगा। अगर इसमें तीनों इस तरह से अलग हुए तो क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसको कहते हैं एमाइड ग्रुप। हो गया भाई? इसको कहते हैं इमाइड ग्रुप।
और इसको इमीन ग्रुप, एमाइड इमाइड और इमीन ग्रुप के रूप में ये अलग होते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, यानी ये तो आपको जनरल केस है, ये तो मिलेगा ही, बिल्कुल साल्मोलिसिस जैसा है। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट? नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट उसे कहेंगे जिनके फार्मूले में प्रोटॉन ना हो या प्रोटॉन का लेन देन ना करें। और नॉन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के फार्मूले में प्रोटॉन है लेकिन आयनित नहीं होता। और एक चीज सुन लीजिए, ये दोनों अलग कैटेगरी का जो डिफिनीशन है इसको आप मैच कर रहे हैं। नॉन प्रोटॉनिक में आपको जो लिखाया गया वो प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक डिवीजन है, और आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग ये लाइक डिजॉल्व लाइक के आधार पर है। इन दोनों को आप मिला रहे हैं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक क्लासिफिकेशन दूसरे बेस पे है और एक क्लासिफिकेशन दूसरे बेस पे है। एक क्लासिफिकेशन प्रोटॉन के आधार पे है और एक क्लासिफिकेशन लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के आधार पे। एक में इस आधार पे कहा गया है कि जिसके फार्मूले में प्रोटॉन हो या ना हो लेकिन प्रोटॉन का लेन देन न करे, एप्रोटिक या नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक वाला ही है ये। उसमें आपने क्या लिखा था, CCl4 और CHCl3। एक के फार्मूले में प्रोटॉन है, एक के फार्मूले में प्रोटॉन नहीं है, लेकिन वो प्रोटॉन का लेन देन नहीं करता। और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट आप लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखे हैं। जो आयनित ना हो, जैसे बेंजीन नॉन आयोनाइजिंग हो गया, ये आयनित नहीं होगा, फार्मूले में प्रोटॉन है। जैसे Cl4 नॉन आयोनाइजिंग हो गया, फार्मूले में प्रोटॉन नहीं है, आयनित नहीं होगा। लेकिन इसको एक में मिला के कंपेयर ना करिए, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है गौरव जी, गौरव पटेल बताइए। एक ही चीज को दो तरह से डिफाइन किया गया है तो डिफरेंस क्या मिलेगा? अब अगर आप पूछें किसी का नाम, तुम्हारा नाम गौरव पटेल है और घर पे आपका नाम बबलू है, और हमसे पूछो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गौरव पटेल एंड बबलू, तो हम बताओ डिफरेंस कैसे बताएंगे? हम यही ना बताएंगे कि गौरव आदमी वही है लेकिन गौरव पटेल का नाम किसी ने रखा और बबलू नाम किसी ने रखा, तो दोनों रखने वाले अलग अलग हैं लेकिन चीज एक ही है, तो उसका अंतर हम कैसे बताएं? बताओ गौरव सर बताइए। गौरव पटेल, डिफरेंस एक कैटेगरी में या डिफरेंट चीजों में पूछा जाता है। नॉन आयोनाइजिंग और नॉन प्रोटॉनिक एक ही है तो अंतर कैसे बताएं? जवाब नहीं दे रहे गौरव। अच्छा, गरिमा का है ये क्वेश्चन। गरिमा, गरिमा बोलो। यस सर। अच्छा, हम गौरव को पढ़ रहे थे। चलो देखो, तो बात समझ में आई, दोनों एक ही चीज है तो उसका डिफरेंस कैसे बताया जाए? चलिए, तो मतलब अमोनोलिसिस में क्या होगा, एक तो इस आधार पर और दूसरा ये है कि एक ही मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये ग्रुप बनेगा, दो हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये ग्रुप बनेगा, तीन हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये ग्रुप बनेगा। और ये किसी के रिप्लेस करके अगर जुड़ता है तो भी अमोनोलिसिस रिएक्शन होगा। चलो लिखो, इन दीज रिएक्शन in these reaction the replacement of ions or radical of solute take place
आल्सो, टेक प्लेस आल्सो बाय, टेक प्लेस आल्सो बाय, ये लिख लीजिए एमाइड, टेक प्लेस आल्सो बाय, बॉन्ड दिखाया गया है NH2, एमाइड, इमाइड, डबल बॉन्ड है ये, एंड नाइट्राइड, एमाइड, इमाइड एंड नाइट्राइड, एमाइड, इमाइड एंड नाइट्राइड। एमाइड, इमाइड एंड नाइट्राइड। अब ये इस तरह से भी हो सकता है भैया, देख लीजिए, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आयनिक है तो NH2 माइनस, अब कोवैलेंट है तो इस रूप में रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पे अगर आयनिक है तो यानी डबल माइनस, अब कोवैलेंट के रूप में है तो ये रिप्लेस होगा। यहाँ पे अगर आयनिक है तो यहाँ पे 3 माइनस, अब कोवैलेंट के रूप में है तो इस तरह से रिप्लेसमेंट होगा। क्यों भाई, समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं सर, गौरव, अच्छा गौरव ही है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया चाहे जो हो। समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। अब देखिए, अगर सेकंड मीटिंग भी हमको मन कहेगा किसी दिन पढ़ाने, तो 1-2 घंटा के सूचना पे तो आप लोग आ जाएंगे? बोलो पहले। अगर ऑब्जेक्टिव का मन कहा, अरे ऑब्जेक्टिव तुम लिखे हो, अगर पढ़ाने का मन कहा तो 1-2 घंटा पहले सूचित कर देंगे जी। चलिए अच्छी बात है, कभी कभी मन कह देगा तो दोबारा भी पढ़ा देंगे, और ऐसे पता भी चल जाएगा सेकंड में स्थिति क्या है जी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे हर्ष केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे, तब तक के लिए